हेलो, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक इसी जोश, जुनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है और आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा बहुत ही अच्छा लेवल का टेस्ट पेपर होगा, लेवल का होगा। इसलिए जोश, जुनून, जज्बे के साथ आपको टेस्ट पेपर लगाना है। आप कहोगे गुरुजी आज का टेस्ट पेपर लेवल का क्यों होगा? ध्यान रखना, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। पेपर आपको पता है कोविड के चलते बहुत दिनों से फौज का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या पता पेपर थोड़ा लेवल का पूछा जा सकता है, जैसे 28 मार्च को पूछा गया था। इसलिए आपको हार्ड, इजी, मीडियम दोनों प्रकार की तैयारी आपको रखना है। क्लियर है? पेपर चाहे कैसा भी आए, पेपर के अंदर रैंक है ये आपको ही मिलना चाहिए, ऐसी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। इसलिए आज का पेपर थोड़ा लेवल का होगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कितनी अच्छी आप वर्तमान में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर होगा। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुरुजी इसका टारगेट कितना होगा? इसका टारगेट है 30 प्लस का। बिल्कुल, अगर आप राइट जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 35 प्लस देते हैं तो और भी अच्छी है, और 40 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो रैंक हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर की। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राधे राधे, प्रणाम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है त्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन आपके पास है, सभी सोल्जर्स बताएंगे त्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। मुर्शिद कुली खान, शहादत, सरफराज खान, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन एडे पूछे जाते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेवल के क्वेश्चन आपको फौज के पेपर में देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं या जो तुक्का लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, मुर्शिद कुली खान। नोट करना जिस सोल्जर को नहीं पता है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1853, 1856, 1863, 1865। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 1856 ईस्वी। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? AK-47 से भी तेज आपका आंसर है, यह आना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं 1857 की क्रांति के बाद, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आज हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूरे 50 प्रश्नों का यह टेस्ट है। अगर सभी ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर आपका यह टेस्ट है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा टाइम है ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
और बिहार के मेरे जितने भी सोल्जर्स हैं, आप सभी के लिए ये HW का क्वेश्चन है। देखते हैं आपको अपने स्टेट के बारे में कितनी जानकारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? उधम सिंह, कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, स्वामी विवेकानंद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस बिल्कुल मेजर ध्यानचंद। गुरुजी कब मनाया जाता है? अभी तो मनाया था 29 अगस्त को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, इनमें से वह कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? रात को 9 बजे जो आपकी एप्लीकेशन में क्लास होती है, आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि कर्क रेखा है ये कहां कहां कौन कौन से राज्यों से कैसे गुजरती है। अगर आपने अच्छी तरीके से मैप के द्वारा समझा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सभी सोल्जर्स इसका राइट आंसर बताएंगे। वह कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये तो हमने रात को ही पढ़ा था। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं 22 जुलाई 1947, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुरुजी नाम पहली बार सुना है, तभी तो एग्जाम के अंदर आएगा। तमिलनाडु, गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर, मदुरई। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बिल्कुल मैसूर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपरों में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान आपको पूछा है, कैस्पियन सागर, कैजियन सागर, काला सागर, मर्त सागर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं मृत सागर, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया, लोकसभा उपाध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लेना, लोकसभा अध्यक्ष है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल 40 का संबंध है या किससे है? ये बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? बिल्कुल गुरुजी गुलाम वंश था। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1290 तक इसका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ ही, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन जीएस, फिर 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन मैथ से, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट को ईमानदारी से लगाना है। और हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा हमें सुन पा रहे हैं, उतने लाइक नहीं है, सेशन को दबा के महाकाल का नाम लेके सेशन को लाइक कीजिए और अपने एग्जाम को पहली रैंक के अंदर फतेह कीजिए। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं, लाइक उतने होने चाहिए। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि अपने सोल्जर्स को और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और 5 सितंबर को आप सभी का होगा ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट। MS गुरु ने आपको बता दिया होगा कैसे आपको देना होगा, और बता देंगे आगे। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए,
क्वेश्चन कहता है सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। सांप जब डसता है उसके बारे में आपको बताना है कि सांप डसने के बाद शरीर के किस अंग पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल रक्त संचार ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बीसीजी टीकाकरण किस रोग के लिए है। खसरा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग। क्षय रोग, टीबी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। साइंस के जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, तैयारी को और मजबूत करना है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। इसीलिए आपको लेवल से पढ़ाया जाता है। आप कहते हो गुरुजी आप थोड़ा डीपली क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अगर एक एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप गुरुजी को ही कहोगे कि गुरुजी आपने ऐसे हमें नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन कहता है छोटी माता नामक रोग किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेरिओला विषाणु द्वारा, स्टेटोकोकस, विब्रियो कोलेरी या डीएनए विषाणु द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा, वेरिओला विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है विस्थापन पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, आरोपित बल पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज बहुत सारे नौजवान हैं जो मैसेज करेंगे कि गुरुजी आज का पेपर तो लेवल का था, लेवल का आ सकता है दोस्ती, इसलिए लेवल दिखाना भी आपको बहुत जरूरी है। कब तक आप नॉर्मल क्वेश्चनों को सोल्व करते रहोगे। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। अगर गलती से पेपर लेवल का आ गया तो आप कम से कम ये तो कहोगे कि हाँ सर आपने पेपर लेवल का करवाया था, हमें याद है। नेक्स्ट कहता है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। यकृत, पिट्यूटरी, प्लीहा, अग्नाशय ग्रंथि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल अग्नाशय ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपको पेनक्रियाज ग्लैंड भी दे सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज घटक है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग के माध्यम से स्थानांतरित हो सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल आनुवांशिकता, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है खसरा निम्न में से किस वायरस के कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। खसरा किस वायरस के कारण होता है। आप कहोगे गुरुजी रूबेला वायरस के कारण होता है। छाप लेना, 5 स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। आप कहोगे गुरुजी राइबोफ्लाविन होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, नोट कर लेना। इंग्लिश का नाम है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोपिया रोग निम्न में से किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन में मिस्टेक है। डिप्लोपिया रोगी किस अंग से संबंधित है तो नोट कर लेना, ये आइज आंख से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विषाणु जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फौज के पेपर में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी के एग्जाम में। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी राइट होगा।
ये दोनों आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, छाप लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन में मिस्टेक है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नोट कर लेना, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग का धुआं धुआं करने, मैथ के बाद से एमएस गुरु। तो हो जाइए तैयार और ईमानदारी से टेस्ट लगाइए। फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है ईमानदारी से, ओके। तो मिलते हैं आपको एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक आप टेस्ट लगाइए मैथ का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं और फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर मेरे भाई। आज फिर से 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिनकी आपको क्या करनी है, धुआं धुआं करनी है। जीके का तो मुझे उम्मीद है आज आपने धुआं धुआं कर दिया होगा, मान गए शेरों, आज आपने जीके का भी धुआं धुआं कर दिया। तो अब मैथ्स बचिए, मैथ्स का भी क्या करना है मेरे शेरों, धुआं धुआं करना है। तो इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है और 5 सितंबर के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं, तो 5 सितंबर का टेस्ट देना ना भूले मेरे भाई, ठीक है। 5 सितंबर के लिए हो जाइए तैयार। तो आज के टेस्ट के लिए अपन चलते हैं, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, आ जाओ। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया और पहला क्वेश्चन ही आज तो चक्रवर्ती ब्याज का आ गया भाई, ठीक है। देखो, आप बोलोगे कि सर रुपए 8,000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा भाई साहब, इसका चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो आप परसेंटेज को हटाओ पहले, तो परसेंटेज को हटाओगे तो 5/100, बोलोगे सर कितना आएगा, बोलोगे सर 1/20 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 पे एक ब्याज मिलेगा। 20 पे क्या मिलेगा सर, 20 पे एक ब्याज मिलेगा। तो मैं लिख दूं सर 20 रुपए थे, 20 रुपए पे ब्याज मिलेगा। सर कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपए, तो 21 हो जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलोगे सर टाइम कितना है, टाइम 3 साल है, तो बोलोगे सर क्यूब लगा दो, 3 टाइम है तो क्यूब लगा दो। बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। सर कोई तकलीफ नहीं है सर, ये कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब 9261 होता है, ठीक है। बोलो हमें ब्याज चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्याज। देखो हम भी मूलधन यही कह रहे हैं कि 8,000 है, हम भी मूलधन यही कह रहे हैं और पर्सन भी कितना कह रहा है, 8,000। तो 8,000 में 8,000 का भाग देंगे तो इसका मतलब किसी से भी गुणा नहीं करवाना, यही हमारा मूलधन है। सर हमें तो ब्याज चाहिए, तो बोलोगे सर ब्याज कितना आएगा, आप घटा दो। बोलोगे सर ब्याज आएगा 1261, 1 से गुणा करेंगे तो इसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज का। देख लो इस प्रकार से करना चक्रवर्ती ब्याज की धुआं धुआं, ठीक है मेरे सर जी। आगे चलते, देखो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूसरा प्रश्न औसत का देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा लगा, आपने सभी ने आंसर दिया। 4 संख्याओं का औसत 70 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है सर। देखो ये आपको अच्छे से क्लियर है कि सर 4 संख्या है, इन 4 संख्या का औसत कितना है, 70 है, तो 70 का योग निकालने के लिए 4 से गुणा करवा देंगे। सर कितना हो गया, 280 हो गया जी गुरुजी। अब 3 संख्या का औसत कितना है सर, 3 संख्याओं का जो औसत है ना वो कितना है भाई साहब, वो आपका है 50, लेकिन योग निकालने के लिए 3 से गुणा करवा देंगे। सर कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया सर, 150। अब इसमें से घटा दो, बोलोगे कि सर घटाएंगे तो 4 में से 3 संख्या गई तो एक संख्या बच जाएगी, और इधर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 130। तो जो हमारा चौथी संख्या बच गई ना वो कौन सी आएगी, घटाने के बाद जो संख्या 1 आएगी ना वो जो पूछेगा वही आएगी। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर मेरे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप तो धुआं धुआं कर रहे हो, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न देखो, इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को किससे किया जाता है, ऑप्शन से किया जाता है मेरे शेरों, ध्यान रखना इस चीज का। कैसे करोगे, सुनो आ जाओ। बोला कि एक कलम जितने में खरीदी गई उतने ही प्रतिशत लाभ हो लेकर 24 रुपए में बेच दी गई। प्रश्न में ये बोला कि जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही लाभ है, मतलब जैसे क्रय मूल्य 20 रुपए तो लाभ भी 20% होगा। मान लो क्रय मूल्य 16 रुपए तो लाभ भी 16 रुपए होगा। और यदि मैं बात करूं किस चीज की, बोलोगे कि सर आपने मान लिया कि 70 रुपए क्रय मूल्य है, तो मेरे भाई साहब लाभ भी कितना होगा, 70%। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, पहला ऑप्शन चेक करोगे तो बोलोगे सर क्रय मूल्य 16 है, क्या मान लो, बोलोगे सर क्रय मूल्य 16 मान लो। तो ये क्रय मूल्य मैंने 16 माना तो फिर लाभ भी कितना, यदि क्रय मूल्य 16 मानूंगा तो फिर लाभ भी कितना होगा सर, लाभ भी 16% ही होगा।
बोलोगे गुरुजी, तो आप इस पे निकालोगे, बोलोगे सर विक्रय मूल्य निकालो 16 इंटू 116/100, तो बोलोगे सर ये पॉइंटों में जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बोलोगे जी गुरुजी। इसी प्रकार 18 वाला देखोगे, यदि 18 रुपए क्रय मूल्य मानते हो तो लाभ भी कितना होगा सर? 18% होगा। बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? 18 इंटू लाभ है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं 118/100। सर ये भी पॉइंटों में जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो तीसरा ऑप्शन चेक करो सर, तीसरा ऑप्शन 20 है। लाभ भी कितना रहेगा फिर? लाभ भी 20%। जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही लाभ रहेगा, ध्यान रखना। बोलोगे सर लाभ हो तो 100 में ऐड करके लिखते हैं 120/100। बोलोगे सर 2 0 से 2 0 कट गया, सर 12 दूनी कितना आ गया? 24 आया। और प्रश्न भी यही तो कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य कितना है? 24, और हमारा विक्रय मूल्य भी कितना आ गया? 24 ही आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो ऑप्शन से करना बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर द्विघात समीकरण बनने का चांस है, मतलब द्विघात समीकरण बनेगा जिसमें आपको दिक्कतें हो सकती है। तो ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्षेत्रफल का प्रश्न आया भाई, किसका प्रश्न आया गुरुजी? क्षेत्रफल का। आ जाओ देखो, इसको कर देना धुआं धुआं, ठीक है जी। बोला वर्गाकार रूप में मोड़ी हुई एक इस्पात तार का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग है, मतलब एक तार था, उस तार का मैंने क्या किया? इस तार का है ना, ये एक तार है मान लो, आप बोलोगे हाँ सर ये एक तार है, इस तार का मैंने क्या बना दिया? बोलोगे सर एक तार था, इसका वर्ग बना दिया। जैसे इस तार का वर्ग बनाया ना, जैसे इस तार का वर्ग बनाया ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? इसका क्षेत्रफल 121 आया। तो भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। बराबर कितना है? 121। आप बोलोगे सर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। अरे गुरुजी भुजा कितनी आएगी? बोलोगे सर भुजा 11 आ जाएगी। बोलोगे हाँ सर। तो आप बताओ ये पूरा तार ही तो है ऐसे, तो ये भुजा भी 11, ये भुजा भी 11, ये भी भुजा 11, ये भी 11, लेकिन ये एक तार था, इतना लंबा तार था, इस लंबे तार को मोड़कर मैं वर्ग बना रहा हूं, तो इसमें मतलब तार की लंबाई कितनी होगी? इस तार की लंबाई है ना, तार की लंबाई, बोलोगे हाँ सर, तार की लंबाई होगी ना, वो लंबाई होगी भाई साहब आपकी कितनी? 11 ये 11 ये 11 ये 11, 44 मीटर होगी। कितना मीटर होगी मेरे शेरों? 44 सेमी है तो 44 सेमी होगी, तार की लंबाई है। मतलब कोई लंबा सारा तार है, उस तार को मैं क्या कर रहा हूं? मोड़ के पहले वर्ग बनाया। तो ये जो भुजा बन रही है ना, ये तार से बन रही है। किससे बन रही है? तार से। अब इस तार की लंबाई से मुझे क्या बनाना है? इसको वर्ताकार में मोड़ना है, मतलब वृत्त के रूप में मोड़ना है। बोलोगे इस तार को सिर्फ वृत्त में मोड़ना, ऐसे मोड़ना है। बोलोगे हाँ। तो ये तार ही है, ये आपका जो आ रहा है ना, ये वाला क्या है? तार को मोड़कर बनाया। तो तार को मोड़ने से उसकी लंबाई चेंज थोड़ी हो जाएगी, नहीं। तो आप बोलोगे सर इसकी लंबाई कितनी है? 44 है। अब ये लंबाई किसका काम करेगी? वृत्त की परिधि का काम करेगी। किसका काम करेगी? वृत्त की परिधि। तो मेरे भाई वृत्त की परिधि कितनी है? बोलोगे सर परिधि होती है 2πr। क्या होता है? 2πr। बोलोगे हाँ सर। प्रश्न में परिधि कितनी है? 44। बराबर कितना है? 2 × 22/7 इंटू कितना आ जाएगा सर? r। अब जैसे इसको कैंसिल करोगे इधर 1 आ जाएगा, वज्र गुणा करवाओगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो त्रिज्या का पता हमें चल गया, त्रिज्या का हमें पता चल गया। अब हमें वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? 22πr², 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। जैसे सोल्व करोगे कितना आएगा? 154 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको यदि 11 का मल्टीपल बता दो, ये ऑप्शन दे रखे हैं 154 और 137 और 168। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का भाग किस में जाता है? इसमें जाता है? नहीं जाता है सर। इसमें 11 का भाग जाता है? जाता है सर। इसमें जाता है? इसमें नहीं जाता। इसमें जाता है? इसमें नहीं जाता। तो एक ही ऑप्शन था। हम क्या देख सकते थे? 11 का भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, 11 का भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें 11 का भाग जा रहा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीके से करोगे तो इस कंडीशन में हमें इस प्रश्न को करना होगा मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, इस क्वेश्चन को वापस देखना था ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ये प्रश्न, ठीक है जी। आगे चलो, ये प्रश्न दे रखा है A/B है ना वो 7:9 है। A/B है ना वो 7:9 है। B/7 कितना है सर? 6:7 है। मैं AC बताना है तो उसका शॉर्टकट बता रहा हूं, बहुत तगड़े तरीके से समझने की कोशिश करना। सर A/B है तो अनुपात को मैं बट्टे में लिख सकता हूं सर, लिख दो A/B लिख दो सर। फिर इसको बट्टे में लिख सकता हूं B/C, बोलोगे सर B/C। सर इसको बट्टे में लिख सकता हूं, बिल्कुल अनुपात बट्टा ही तो होता है, अभी मैं बता दूंगा कैसे। देखो 7/9, इसको क्या लिख सकता हूं? 6/7। अरे देखो आप 1:2 है, 1:2 को आप 1/2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी आपको 3/4 दे देना, इसको ऐसे अनुपात में लिख सकते हो 3:4, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इनको गुणा करवा दो,
इनको क्या करवा दो मेरे शेरों, गुणा करवा दो, आपस में गुणा करवा दो। तो गुणा करवाओगे ना तो 20 से तो b कट गया और 7 से 7 कट गया। आप बोलोगे सर 3 2 6 और 3 3 9, इधर तो क्या बचा, इधर तो ऊपर तो बचा a, नीचे क्या बचा सर c। आप बोलोगे सर ये क्या बचा 2/3। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या हो जाएगा 2:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:3 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे शेरों, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेना, ठीक है। यहां पे मान पुट करोगे और जैसे लास्ट में गुणा करोगे तो यहां पे मान आएगा, कोई ना कोई मान आएगा, आपको ए उठा लेना और सी उठा लेना, उसका अनुपात करके कर लेना मेरे शेरों, ठीक है जी। छठा नंबर भी अनुपात से ही प्रश्न देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। अनुपात के प्रश्न आ रहे, क्या बात है, आज तो मजे हो गए सर, ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर 3x है, ये गुणा नहीं है, ये क्या है 3x है, ठीक है जी। 3x बराबर 2k है तो 5y बराबर 8k है, तो x और y का अनुपात चाहिए। तो आप बताओ x का मान निकालना है यहां से। तो आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है 3x, x का मान निकालना है तो आप है ना 3 का भाग दे दो, गुणा में है तो 3 का भाग दे दो, x का मान आ गया सर। इधर हमें किसका निकालना है सर, y का, तो y का निकालना है ना, तो 5 गुणा में है तो इसका क्या कर दो सर, भाग दे दो। तो मेरे भाई भाग दे देंगे, ठीक है। अब बोलोगे हाँ x का मान तो कितना है सर, यहां पे रखो, अनुपात बनाना है। x का मान तो कितना है सर, x का मान आया 2k/3। बोलोगे जी गुरुजी अनुपात सर y का कितना आया, y का मान आया ये, आप बोलोगे सर 8k/5। बोलोगे सर क्या करना है, देखो k से k कट जाएगा, अब वज्र गुणा करवा लो। जैसे आप वज्र गुणा करवाओगे तो ये आएगा 10:24, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है किससे, 2 से। तो आप बोलोगे 5 और ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 12, 5:12 कहां पे देखने को मिल रहा है सर, ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्यादा फाड़ू प्रश्न है नहीं है, ठीक है जी। ये साधारण ब्याज का प्रश्न आया आपके स्क्रीन पे, किसका आ गया भाई, साधारण ब्याज का प्रश्न आ गया। और साधारण ब्याज के प्रश्न को क्या कर देना, धुआं धुआं कर देना, ठीक है जी। आ जाओ चलो। आप बोलोगे कि यहां से क्या करना है कि सर बोला कितने समय में 3% वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा, ठीक है जी। आपको एक काम करना है क्या कि 100 रुपए मान लेना कि मेरे पास 100 रुपए थे, अब वो 100 रुपए क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर, दुगने हो जाते हैं, ठीक है जी। मैं लिख देता हूं इधर, मेरे पास 100 रुपए है और ये 100 रुपए क्या हो जाते हैं सर, दुगना। दुगना मतलब हो जाएगा 200, दुगना मतलब कितना हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है सर। आप बोलोगे सर 100 रुपए से 200 हो गए तो इसमें ब्याज कितना आया सर, इसके अंदर जो ब्याज आया ना वो कितना आया सर, वो आ गया आपका 100 रुपए। कितना रुपए आ गया 100, कितने परसेंट से सर, 3% इसकी दर है। अब आपको याद होगा टाइम निकालना है तो रेट का भाग दे दो, रेट निकालनी है तो टाइम का भाग दे दो, 100 में 3 का भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। सर यदि यहां पे टाइम, देखो मैंने क्या बताया, टाइम पूछे तो रेट का भाग दे दो, रेट पूछे ना तो किसका भाग दे दो, टाइम का भाग दे दो, बस इतना सा काम और कुछ भी नहीं है, ठीक है गुरुजी कर लेंगे। ये तो नॉर्मल प्रश्न है। ये प्रश्न देखो, इसमें यह बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको एक काम करना है, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो मैं समझाता रहता हूं ऐसे प्रश्न, तो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको एक काम करना है क्या कि इनको गुणा करवाना है। इनको क्या करवाना है, गुणा करवाना। इसको मैं नीचे कर दूं थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि मैं समझाने में मेरे लिए आसानी रहेगी। इधर कर देता हूं, ठीक है जी गुरुजी। और देखो आप बोलोगे सर इनका गुणा करवाना है, जैसे इसका गुणा करोगे आपस में तो 11 तिया 33, ये आएगा 143। इसका गुणा करोगे कितना आएगा सर, इसका गुणा आएगा 35। और इसका गुणा करोगे सर, रूट को भूल जाओ, रूट को ध्यान में नहीं रखना है, रूट को ध्यान में नहीं रखना, हमें आंसर देना, तरीके से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुणा करवा लिया सर, अब एक काम करो, क्या इनके अंदर माइनस लगा हुआ तो आप भी माइनस लगा दो, आप भी क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अरे गुरुजी वाह क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है। आप तो माइनस लगा दिया आपने। अब बताओ, एक चीज बताई थी कि माइनस में जितनी बड़ी दिखाई देगी उतनी छोटी होती है वो, और जितनी छोटी दिखाई देगी उतनी बड़ी होती है। तो बताओ -143 बड़े हैं या -35 बड़े हैं या -15 बड़े हैं। बोलोगे सर सबसे बड़ा -15, और -15 किसका मान है सर, रूट। आप बोलोगे सर इसका मान है √5 - √3, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है यहां पे। बोलोगे हाँ सर ये मान किसका है, 5√3 वाले का है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा आंसर एकदम क्या हो जाएगा मेरे शेरों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ जल्दी से, हो गया। हम ऐसे करना है प्रश्नों को, ऐसे धुआं धुआं करनी है,
जी गुरु जी आगे बोलोगे सर कोई सामान 5 रुपए के भाव से खरीदा गया और 6 रुपए के भाव से बेचा गया, ठीक है। बोलोगे जी गुरु जी कोई सामान 5 रुपए के भाव से कोई सामान 5 रुपए के भाव से खरीदा गया और 6 रुपए के भाव से बेच दिया गया तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया गया। पर्सन यहां पे थोड़ी सुधार कर लेना भाई, पर्सन में ये मिस्टेक है। पर्सन में ये है कि कोई सामान 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा गया, ठीक है। 6 के रुपए 5 में 6 वस्तु, 6 रुपए में 5 के भाव से खरीदा गया। अब समझ लो यहां पे 6 लिख लेना, मतलब 5 रुपए में कितनी वस्तु? बोलोगे सर 5 रुपए में 6 वस्तु। कितनी वस्तु? 5 रुपए में 6 वस्तु, ये लिख लेना, ठीक है जी। अब 6 रुपए में कितनी वस्तु? 5 वस्तु, ठीक है। अब कोई तकलीफ नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदते हो तो एक वस्तु कितने में खरीदोगे? सर एक वस्तु खरीदेंगे 5/6 में। एक वस्तु कितने में खरीदेंगे? 5/6 में खरीदेंगे। अब आप बोलोगे सर 6 रुपए में 5 वस्तु मिलती है, मतलब 6 रुपए में 5 वस्तु। आप बोलोगे सर 6 रुपए में कितनी वस्तु मिलती है? 6 रुपए में 5 वस्तु मिलती है। एक वस्तु का भाग, एक वस्तु का निकालने के लिए भाग दे दो। बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 6/5। यह आपका क्या है सर? यह हमारा क्रय है और ये सर हमारा क्या है? विक्रय। ये बता रखा आपको। बोलोगे सर वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे ये 25 आएगा, ये वज्र गुणा करवा दो सर कितना आएगा? 36 आएगा। बोलोगे जी गुरु जी, ठीक है। आप बोलोगे सर कितने का फायदा हुआ? 11 का फायदा हुआ। किस पे? 25 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। बोलोगे सर 25 चौक 100, आंसर कितना आ जाएगा सर? 44% दिस प्रॉफिट। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, आप बोलोगे ये 6 वस्तु है ना, ये 6 वस्तु कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में। तो आप बोलोगे सर एक वस्तु कितने में खरीदेगा? सर एक वस्तु खरीदेगा 5/6 में। बोलोगे हाँ सर। अब यहां से बोला कि 5 है, अब की बार 5 वस्तु है। कितनी वस्तु है? 5 वस्तु कितने में खरीदा सर? 5 वस्तु 6 में खरीदा। एक वस्तु कितने में खरीदेगा? 6/5 में, सॉरी बेचेगा। ये बेच रहा है और ये क्या कर रहा है? खरीद रहा है। इस कंडीशन में किया, फिर ये डाटा डिफिकल्ट बन गया था तो वज्र गुणा करवा के क्या कर लिया? आसान कर लिया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा भाई, ये लो, ठीक है। ये लाभ हानि का प्रश्न आया। किसका आया मेरे भाई? लाभ हानि का प्रश्न हमें देखने को मिला। एक व्यापारी को 360 रुपए में घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाना चाहिए तो कैसे? आप बोलोगे सर 100 रुपए की कोई वस्तु है, मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु मान लो, बिल्कुल सर कोई तकलीफ नहीं। 100 रुपए की मानोगे तो 10 की हानि हो रही है तो कितने में बेचोगे? 90 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 90 में। पर्सन कह रहा है 90 में नहीं बेचोगे, कितने में बेचोगे? 360 में बेचोगे। सर ठीक है। अब यहां पे बोला कि मुझे तो 5% का लाभ कमाना है, तो 5 का लाभ कमाना तो 100 में ऐड कर दो। 105 का मान चाहिए, 90 का दे रखा, 105 का चाहिए, तो एक का निकालने के लिए पहले 90 का भाग दोगे। सर ठीक है। और 105 का निकालने के लिए 105 से क्या करवा दो? गुणा करवा दो। जी गुरु जी। बोलोगे सर 9 चौक 36, बोलोगे हाँ सर। तो कितना आया? 4 पंजे 20 और 4 आ गया। बोलोगे सर आंसर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे शेरों, ठीक है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये बहुत सारे प्रश्न करवा रखे मैंने ये वाले, तो ठीक है, हर टेस्ट में आते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, आगे देखो। अब देखो रामझुर गांव की इस समय जनसंख्या कितनी है? 625। ठीक है। यह प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है, वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यहां से पूछ रखा है कि गांव की जनसंख्या कितनी है? 625 है। कितनी बढ़ती है? बोलोगे सर 4% बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 4%। तो 4% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा सर? 104/100। बोलोगे हाँ सर। ये भी कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि हमें पूछ रहा है 2 वर्ष के अंत में, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 बार लिख दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जी गुरु जी। अब सुनना मेरी बात। बोलोगे सर 25 से कैंसिल करेंगे तो यहां 25 आएगा और यहां पे कितना आएगा सर? 25 चौक 100 आ जाएगा। सर ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे 25 से तो यह आएगा 25 चौक 100। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इसको कैंसिल करो। बोलोगे सर इसको कैंसिल करेंगे तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, 4 6 24। इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर भी कितना आएगा? 26। अब 26 को 26 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा सर? 676 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे शेरों, आगे चलो। ये देखो
ये एमडीएचडब्ल्यू तो आपके आर्मी में एक पक्का प्रश्न आएगा, एक पक्का प्रश्न आएगा, ये ध्यान रख लेना, इसको मत छोड़ देना मेरे भाई। एमडीएचडब्ल्यू को देखो, यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में कर सकता है, मतलब 20 आदमी है ना, इस काम को 180 दिन में कर सकते हैं। कितने काम को? एक काम को। ठीक है सर, 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? बोलोगे सर अब आदमी चाहिए कितना दिन में करने के लिए? 40 दिन में करने के लिए इसी काम को। बोलोगे जी गुरुजी, तो बोलोगे सर कैंसिल कर दो, 0 से 0। बोलोगे सर ये तो हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, 4 पंजे 20 हो गया सर। गुणा करोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा सर? m बराबर 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान आसान प्रश्न है सारे। मुझे उम्मीद है आप छोड़ोगे नहीं इन प्रश्नों को। ठीक है, बोलोगे हाँ इस प्रश्न को करना हमें। ठीक है जी, आप बोलोगे सर कैसे करेंगे? देखो मैं समझाता हूं। ये रूट लगा हुआ है ना, ये रूट इतने इतने पे लगा हुआ है, सिर्फ इतने इतने पे। बोलोगे जी गुरुजी आप बताओ 70 56 किसका होता है? ये आप खुद निकाल लेना। 70 56 किसका होता है सर? 84 का होता है। किसका? 84। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह x मान लो। ठीक है, इधर लिख देता हूं दिक्कत आए तो। ठीक है जी, सर 70 56 का वर्गमूल क्या होता है सर? 84 होता है, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x मान लेता हूं। सर आगे क्या है? 2400, इनका 24%। जी गुरुजी आप बोलोगे सर 20 से 20 कट जाएगी, इधर क्या बचेगा? 84 प्लस x। 24 को 24 से गुणा करेंगे कितना आएगा सर? 576 आएगा। ठीक है गुरुजी, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है। आप बोलोगे सर ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 576 माइनस 84, बोलोगे सर कितना आएगा? 2, यह आ जाएगा 9, और ये 492 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूं वर्गमूल आपके घनमूल अच्छे से कवर होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 70 56 किसका होता है? 84 का होता है। ठीक है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम आसानी से इस प्रश्न को कवर कर लेंगे। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है आगे चले, चलो गुरुजी अब सुनना मेरी बात, आगे से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ठीक है जी, बोलोगे ये रीजनिंग के प्रश्न आना स्टार्ट हो गए मेरे भाई, रीजनिंग के प्रश्न आना स्टार्ट हो गए हैं जी। देखना अभी रीजनिंग के प्रश्न के हम क्या कर देंगे, धुआं धुआं। देखो अब देखना, बी को क्या लिखा है? बी को वाई लिखा, ऑपोजिट लिखा है भाई साहब। एच को ऑपोजिट लिखा एस, ए को क्या लिखा? जेड। सर कैसे पता चला? देखो बी का बॉय, बी का बॉय बॉय, एच का हाई स्कूल, ए का अजहर। आप बोलोगे सर इंडियन रेलवे, इसके बाद में जीटी रोड, और फिर इंडियन रेलवे ऑपोजिट लिख रखा है। बोलोगे हाँ सर, तो भाई साहब एल का ऑपोजिट क्या होता है? ओ, ओ का क्या होता है सर? एल, वी का क्या होता है सर? ई, ई का ऑपोजिट क्या होता है सर? वी। आप बोलोगे वी। एल का क्या होता है सर? ओ, वाई का क्या होता है सर? बॉय, बी। तो आप बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओ एल ई वी ओ बी। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बताओ जल्दी से, हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते। अब यहां से मैं देखूं, आप बोलोगे सर ये लो, अगला क्वेश्चन देखो, रैंकिंग टेस्ट का है। किसी कक्षा में संजीव का ऊपर से 7वां नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम क्या करते हैं, याद हो तो दोनों पक्षों को जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों को जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। आप बोलोगे हाँ सर यही करना हमें, तो दोनों पक्षों को जोड़ दो, 7 + 28 - 1। बोलोगे सर कौन सा आंसर हो जाएगा? 34 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे शेरों? 34 हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है सर, ये तो रीजनिंग का हम कर लेंगे, नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये प्रश्न बड़ा प्यारा है, इसका करके बताओ जल्दी से, क्या आने वाला है? देखो मैं मजे लूंगा इस प्रश्न के। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। देखो पहली बात, देखो क्या लिखा हुआ है सर? 2 2 2 2 लिखा हुआ है, तो लास्ट में भी 2 ही आएगा। येलो भाई साहब, कौन सा ऑप्शन है? पहला। सर बाकी का देखो, बाकी में क्या कर रखा है? बाकी में मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। 2, ठीक है, बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या कर रखा है? 2 जोड़ रखा है,
इसमें बोलोगे सर इसमें 4 जोड़ रखा है, 4। बोलोगे सर इसमें आप बोलोगे सर कितना जोड़ रखा है, 8 जोड़ रखा है। आप बोलोगे सर हम कितना जोड़ देते हैं इसमें, 16। तो 15 में 16 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा, और ये आपका 2 दिया हुआ तो ये 2 आ जाएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बताइए मेरे सरो, ठीक है, कितना गजब प्रश्न था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा 19 नंबर। मोमबत्ती का किससे रिलेशन है? मोमबत्ती का मोम से रिलेशन है। मोमबत्ती का मोम से रिलेशन है, तो कागज का रिलेशन किससे होगा भाई साहब? लुगदी से होगा। किससे होगा? लुगदी से। मोमबत्ती से मोम, तो कागज का किससे? कागज का बोलोगे सर कागज का रिलेशन हो जाएगा लुगदी से। इस चीज का आपको पता होगा, क्योंकि आप जीके पढ़ते हो, भारी नॉलेज रखते हो, तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ। एक शायद हमने प्रश्न छोड़ दिया, उसकी मैं जरूर चर्चा कर लेता हूं, कोई प्रश्न छूट गया हो तो। ठीक है, ये प्रश्न हमारा क्या हो गया? छूट गया। बोलोगे सर हाँ, ये देखो, बोलोगे हाँ, इसमें क्या करना है? बोलोगे सर वह न्यूनतम संख्या जिसे 2887 के साथ जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 2827 में मैं क्या जोड़ूं? 2887 में मैं क्या जोड़ूं ताकि एक क्या बन जाए? ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, वर्गमूल निकल जाए जिससे इसका। बोलोगे सर क्या जोड़ोगे ऐसा? देखो 2887 में क्या जोड़ू ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखो ये किसके नजदीक आ रहा है सर? देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर, सोचो थोड़ा सा, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। ये 2500 से ऊपर है, तो 2500 से ऊपर तो बहुत सारा है, तो अपन नजदीक जाते हैं किसके? 53 के। तो 53 का स्क्वायर करोगे ना, यदि आपके 53 के स्क्वायर पे चलता है तो सर 53 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 और 9। बोलोगे हाँ सर, कितना आएगा? 2809 आएगा। ठीक है सर, ये तो कम रह गया बहुत। 54 पे चलता है, 54 का स्क्वायर क्या होता है सर? 54 का स्क्वायर होता है 16, और ये कितना हो जाएगा सर? 29। बोलोगे सर 2916 हो जाएगा। कितना? 54 में फिर 4 ज्यादा तो 4 जोड़ेंगे 58, 2916 आएगा। मतलब ये वाला नजदीक है। यदि 2887 की जगह 2916 होता, इसकी जगह 2916 होता, तो क्या होता मेरे भाई? ये वर्ग बन जाता। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहां पे कितना जोड़ना पड़ेगा? बोलोगे सर इसके अंदर 29 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 29। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा माइंड लगाना। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीजें तो आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां से मैं बात करूं, सबसे पहले किस चीज की बात करूं कि सर ये आपका SW रखा जाएगा आज की क्लास में। ये आपका क्या रखा जाएगा मेरे सरों? SW रखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब की बार हमें बनना है फौजी भाई साहब। और सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है मेरे भाई। बिल्कुल इस प्रकार हमें मेहनत करनी है कि सक्सेस हमारी मेहनत पे फिदा हो जाए, जिससे हमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाए मेरे भाई। ठीक है, जी जान लगा देना है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल का है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं, ये किसी से नहीं, खुद से वादा किया, ये खुद से वादा किया। तो मेरे भाई बिल्कुल हमें हारना नहीं है, हमें तो बस एक ही टारगेट रखना, बस हमें जिंदगी में हारना सीखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ जीतना सीखना है। और अब की बार क्या करना, हमें फौज के पेपर की धुआं करके क्या करना है? फौज के पेपर के धुआं करके हमें भारत मां की सेवा के लिए तत्पर होना है, जिससे वर्दी पहन के हम क्या कर सके? भारत मां की सेवा कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंदी। अगर आपका भी सपना है पहली बार में फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना, तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन, जिसके अंदर डेली 3 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासें, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, ई नोट्स, एग्जाम के पास मैराथन क्लासें, एग्जाम के 5 दिन पहले ब्रह्मास्त्र प्रश्न, जुड़िए एक्सपर्ट टीम के साथ और अपने एग्जाम को पहली बार में अच्छी रैंक के साथ फतेह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।